आशा एक गरीब औरत थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपने घर परिवार को चलाया करती थी। उसका पति मनोज दिहाड़ी मजदूर का काम करता था और उसी से आशा का घर खर्च चलता था। ऐसे ही आशा अपने पति से सब्जी लेने को कहती है। अजी सुनते हो, कहाँ हो? ये लो थैला और जाकर बाजार से सब्जियां ले आओ। घर में बनाने के लिए कुछ नहीं है। रोज रोज दाल खाकर मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। और हाँ, सब्जियां अच्छे से छांटना। हाँ बाबा, ठीक है। इतना बोलकर आशा अंदर चली जाती है तो वहीं मनोज बाजार सब्जियां लेने के लिए जाता है। बाजार में सब्जियां बहुत महंगी बिक रही थी। सब्जी का दाम सुनकर मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, सब्जियों में तो आग लग रही है। इनका दाम तो आसमान छू रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि सब्जी लूं या फिर खाली हाथ घर जाऊं। अगर बिना सब्जी लिए घर गया तो मेरी बीवी खामखा नाराज हो जाएगी। एक काम करता हूं, बाजार में जो थोड़ी बहुत सस्ती सब्जी है वही ले लेता हूं। जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा आज का। मनोज बाजार से सस्ती सस्ती सब्जियां लेकर घर आ जाता है। जैसे ही आशा सब्जियां देखती है, उसे मनोज पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। अरे ये क्या, आंखें बंद करके सब्जियां ले रहे थे क्या तुम? सारी सब्जियां खराब है। अरे आशा, तुम्हें पता है बाजार में सब्जियों का रेट आसमान छू रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ताजी ताजी सब्जियां ले पाऊं। इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत खराब सब्जियां ही खरीद ली। और वैसे भी अगर तुम इन सब्जियों को अच्छे से धोकर बनाओगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे सब्जियां कैसे बनानी है। हद होती है किसी चीज की। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी तुमसे शादी करके। जब से इस घर में आई हूँ तब से मैंने एक वक्त की रोटी अच्छे से नहीं खाई है। आशा, तुम्हें तो घर का सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं दिन का कभी 200 कभी 300 कमाता हूं और कभी मेरा काम चलता है तो कभी मेरा काम बंद हो जाता है। ऐसे में मुझे बहुत सारी चीजें सोचकर चलानी पड़ती हैं। तुमसे बहस करना ही बेकार है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आशा की पड़ोसन कुसुम आशा के घर आती है। कुसुम के कान में सोने के झुमके थे और कुसुम अपने सोने के झुमके आशा को दिखाते हुए कहती है, अरे आशा, ये देख, कल मेरे पति ने मुझे सोने के झुमके तोहफे में दिए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने सोचा था क्यों ना मैं तुझे दिखा दूं। क्या पता तेरा पति भी तुझे झुमके देने का प्लान कर रहा हो। वैसे तेरे झुमके काफी अच्छे हैं। अरे तुझे तो मालूम ही है, हर किसी की किस्मत तेरी तरह नहीं होती। तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो तेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखता है। मेरा पति तो रोज रोज अपनी गरीबी का रोना रोता रहता है, तो मुझे उनसे 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है। अरे ऐसे नहीं बोलते आशा। तुझे मालूम है, एक वक्त ऐसा था जब मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं थे। तब मैंने अपने पति को बहुत सपोर्ट किया और आज हमारे हालत पहले से थोड़े ठीक हो गए हैं। इसलिए मेरे पति ने आज मुझे ये सोने के झुमके तोहफे में दिए हैं। सही है तेरा। देख, मेरी किस्मत में कब सोने के झुमके तोहफे में मिलना लिखा हुआ है। बाकी मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मेरा पति तो एक नंबर का निठल्ला है। अरे ऐसे क्यों बोलती है तू? अभी तेरी हालत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन जिस दिन तेरे घर की स्थिति एकदम अच्छी हो जाएगी ना, उस दिन देखना तेरा पति तुझे आए दिन कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम आशा बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है। जैसे ही आशा थैले में से सारे टमाटर और बाकी की सब्जियां निकाल रही थी, तभी उसकी नजर एक हरे टमाटर पर जाती है। अरे यार, आजकल के दुकानदार भी ना बड़े ही लालची हो गए हैं। मैंने छाट छाट कर लाल लाल टमाटर रखे थे, लेकिन फिर भी उसने चोरी से ये हरा टमाटर डाल दिया। अब मुझे ये हरा टमाटर फेंकना होगा, क्योंकि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। जैसे ही आशा उस हरे टमाटर को फेंकने जाती है, तभी उस टमाटर से आवाज आती है, अरे मुझे फेंको मत,
मैं कोई आम टमाटर नहीं बल्कि जादुई टमाटर हूँ। और मैं अगर तुम्हें मिला हूँ तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ गए। अरे तुम तो बोलते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक टमाटर होने के बावजूद तुम बोल कैसे सकते हो? अरे मैंने तुम्हें अभी तो बताया कि मैं जादुई टमाटर हूँ और मैं अब से तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा। बताओ तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करनी है? क्या कहा तुमने? तुम मेरे गुलाम हो और मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करोगे? वैसे तो मेरे पास मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसे पूरा करते करते तो मुझे लगता है ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने घर से कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजोगी और हर जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी और कभी तुम्हारी वजह से किसी और की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हाँ जादुई टमाटर, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। आशा जादुई हरा टमाटर पाकर बहुत खुश थी। वो जादुई हरे टमाटर से बढ़िया बढ़िया खाना मांगती है। जादुई हरा टमाटर उसे स्वादिष्ट खाना उसके आगे रख देता है। ऐसे ही एक दिन आशा जादुई हरे टमाटर से कहती है, हे जादुई टमाटर, क्या तुम मुझे सोने के झुमके लाकर दे सकते हो? मैंने आज तक सोने के झुमके कभी नहीं पहने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं आशा, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया है वो भूल मत जाना। नहीं नहीं जादुई टमाटर, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी। मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। जिस दिन इंसान को कभी मेरी जरूरत होगी, मैं बिना सोचे समझे उसकी मदद करूंगी। जादुई हरा टमाटर आशा को सोने के झुमके दे देता है। सोने के झुमके पाने के बाद आशा बहुत खुश होती है। ऐसे ही रात को मनोज आशा के सोने के झुमके देखकर आशा से कहता है, आशा, एक बात बताओ, ये कान के झुमके कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? इतने पैसे तो घर में नहीं थे, फिर ये झुमके? अरे तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी? अरे ये सब कुछ एक चमत्कार है, चमत्कार। दरअसल मेरे पास एक हरा जादुई टमाटर है, वो मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अच्छा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जादू होता है क्या आज के टाइम में? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सच में मेरे पास एक जादुई हरा टमाटर है। आशा मनोज को जादुई हरे टमाटर के पास ले जाती है और कहती है, हे जादुई टमाटर, अभी के अभी तो मेरे पति के इस फटे हाल को बदलकर एक सेठ की तरह बना दो। जादुई हरा टमाटर मनोज को पूरी तरह से बदल देता है। मनोज दिखने में एक सेठ की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर मनोज भी हैरान था। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही कमाल की चीज है। मैं तो एकदम सेठ की तरह नजर आ रहा हूँ। देखा मेरा कमाल? सच कहा है किसी ने, बीवियों का जवाब नहीं होता। अब देखो कैसे हमारे दिन बदलते हैं। अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही दिन बदलते जाते हैं। धीरे धीरे आशा के ठाट बाट ही बदल चुके थे। अब छोटा सा घर अब एक बंगले में बदल जाता है। बंगले के आगे 2-4 गाड़ियां खड़ी थी। घर में 4-5 नौकर काम करने वाले थे। अब आशा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसे ही एक दिन मनोज आशा के पास आता है और कहता है, अरे आशा, तुम्हें पता है मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके इलाज में थोड़े पैसे लगेंगे, तो क्या तुम मौसी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए दे सकती हो? क्या कहा तुमने? 2 लाख रुपए? वो भी तुम्हारी मौसी के इलाज में? पागल हो गए हो क्या? अरे पैसे पेड़ पर लटके हैं क्या? तुम्हें मालूम भी है कितने मुश्किल से हमारी गरीबी वाले दिन गए हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी और के लफड़े में पड़कर मैं फिर से अपने वो बुरे दिन याद करूं। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अरे तुम्हारे आगे कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। देखो मेरे पास ना अनजान लोगों के लिए फालतू समय नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक सुबह एक गरीब दुखी हरिन आशा के घर पर आती है। अरे कौन है, क्यों चीख रहे हो मेरे घर के बाहर? अरे बेटा, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे तुम खाना खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ओ बुढ़िया, चुपचाप यहाँ से जाओ। और रही बात मेरे भले की, तो भगवान अपने आप में मेरा भला कर देंगे। तेरे जैसे भिखारी को खाना खिलाने के लिए मेरे पास खाना नहीं है। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। बेटा, इतना अहंकार किस लिए? आज ये दौलत शोहरत भले ही तुम्हें मिल गई हो, लेकिन मिट्टी के मिलने के बाद ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। मरने के बाद इंसान को 4 कंधों की जरूरत होती है। अगर तुम लोगों से अपना व्यवहार बुरा बनाकर रखोगी तो उस वक्त कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से जाओ और दोबारा ये गंदी शक्ल लेकर मेरे घर मत आना। आशा के इतना बोलते ही वो भिखारी माता रानी का रूप ले लेती है। ये देखकर आशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आशा रोते हुए माता रानी के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगती है। तभी माता रानी आशा से कहती है, आज तुम्हारे इस अहंकार ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। अब से तुम अपना वही गरीबी वाला ही जीवन जियोगी। अब से कोई जादुई शक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगी। नहीं नहीं माता रानी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं दौलत शोहरत के चक्कर में बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गई थी। मैं वादा करती हूँ अब आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए माता रानी। आशा माता रानी के आगे रोती बिलखती रह जाती है और माता रानी हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। अब आशा फिर से अपने पहले वाले जीवन में वापस आ जाती है। आशा को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था। इंसान कभी कभी अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत की समझ में ही नहीं आती, और ऐसा ही आशा ने किया। रामप्रसाद एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी और उसी पर खेती बाड़ी कर उसमें सब्जियां लगाता और उन्हीं सब्जियों को वो गली गली बाजार में बेचने चला जाता। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस समय उसके खेतों में आलू लगे हुए थे, जिन्हें निकालने में काफी समय लगता था। इसलिए वो सुबह सवेरे ही अपने खेतों में पहुंच जाता और जितने आलू वो एक दिन में बेच सकता था वो निकाल लेता। लेकिन सर्दियों में आलू इतनी अधिक मात्रा में होता था कि बहुत ही कम दामों में बिकता था, जिस वजह से उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। 150 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है ना कितनी ठंड पड़ रही है। बच्चों को नए स्वेटर भी दिलाने थे। हाथ भर का खेत नहीं है, थोड़ी सी सब्जी लगती है, वही महीने भर में खत्म हो जाती है। इस तरह कैसे चलेगा? बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीजें मेरी आंखों के आगे से नहीं गुजरती? मुझे भी पता है मेरे बच्चे ठंड से कैसे ठिठुरते हुए स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मुन्ना की माँ, हमारे पास छोटी सी जमीन है, उस पर 1-2 सब्जियां ही हम लगा पाते हैं। तभी वहां पर रामप्रसाद का बेटा आता है। बाबा, बाहर बहुत धुंध है और ठंड भी है। आपने कहा था कि आप मुझे एक नया स्वेटर ला कर देंगे। इस स्वेटर में देखो ठंड भी नहीं रुकती है और कितनी जगह से फट भी गया है। और मेरे पास तो जूते भी नहीं है, चप्पल में बहुत ठंड लगती है। इस बारी गांव का हाट बाजार लगेगा तो मैं तुम लोगों को सामान दिला कर लाऊंगा। चलो बच्चों, तुम लोगों को स्कूल के लिए देरी हो रही होगी। रामप्रसाद बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी की बेबसी की वजह से वो अपने बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था, और यही बात उसे दिन रात मन ही मन कचोटती रहती थी। अच्छा चलो छोड़ो, बच्चों का तो ये सब चलता रहेगा। तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो। रामप्रसाद का मन बहुत उदास था। वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है ताकि वो आज के आलू निकाल सके और उन्हें बाजार में बेच सके। जब वो अपने खेतों में जाता है तो और भी परेशान हो जाता है। उसके सारे पौधे इधर उधर उखड़े पड़े थे और खेतों में कोई भी आलू नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खेतों में से सारे आलू निकाल लिए गए हैं। मेरे खेत के आलू कहाँ चले गए? अभी कल ही तक तो मैंने यहाँ तक खेत के आलू निकाले थे, बाकी के आलू? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रामप्रसाद जोर जोर से रोने लगा कि तभी वहां पर एक मोटा गोलमोल सा आदमी आता है। रामप्रसाद के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ भैया, तुम इतनी जोर जोर से शोर क्यों कर रहे हो? ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैंने आलू लगा रखे थे। मैं रोज यहाँ से आलू निकालकर उन्हें बाजार में बेचने जाता था। आज जब आया तो देखा यहाँ एक भी आलू नहीं है। अच्छा, ये बात है।
यह तुम्हारा खेत है और इसमें आलू गायब हो गए हैं, उसके लिए तुम मुझे माफ करना। लेकिन उसके लिए तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्या तुम वही आदमी हो जिसने मेरे खेत से आलू निकाल लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ शायद ऐसा ही कुछ है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? असल में हुआ ये कि एक आदमी के आलू का नुकसान मुझसे हो गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने हड़बड़ी में जादू से तुम्हारे खेत के सारे आलू उसको दे दिए। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जादू से मेरे खेत के सारे आलू किसी और को दे दिए? तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? अब देखो, वो आलू तो मैं उस आदमी को दे चुका हूं, तो इसलिए मैं वो वापस नहीं ले सकता। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अगर इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर बात करोगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। रुको, मुझे पहले आराम से सोच लेने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रामप्रसाद को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी उसके खेत के आलू किसी और को कैसे दे सकता है। वो हक्का बक्का उस छोटे से गोल मटोल आदमी की तरफ देख रहा था। वो आदमी जिसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वो अपने माथे पर हाथ रखकर कभी इधर तो कभी उधर दबा रहा था। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और रामप्रसाद से कहता है, देखो भाई, मैंने तो अपना पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई कैसे करूं। अब तुम ही मुझे बता दो कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कैसे करूं। एक तो तुम दिखने में कितने अजीब से आदमी हो, ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया और अब मुझसे पूछ रहे हो कि नुकसान की भरपाई कैसे करवाऊं। तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो ना? अरे यार, मैंने तुम्हारा बहुत भारी नुकसान कर दिया है, लेकिन तुम मुझे पागल मत कहो। मैं जादुई आलू हूं। हाँ, कभी कभी मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी सबको खुश कर ही लेता हूं। तुम्हें भी कर लूंगा। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सुनो भाई, सुबह का समय है और तुम्हें लगता है कि इतनी बुरी हालत अपने खेत की देखने के बाद मैं किसी मजाक के मूड में होऊंगा? तुम जाओ भाई, तुम जो कोई भी हो, जाओ यहां से और मेरा दिमाग मत खराब करो। बड़ाया जादुई आलू। ऐसा मत कहो, मैं सचमुच में जादुई आलू हूं और तुम्हारे नुकसान का मुझे बहुत दुख है। बताओ मैं कैसे भरपाई करूं? बार बार एक ही बात सुनकर रामप्रसाद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जादुई आलू से बोलता है, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मैं जादुई आलू हूँ, जादुई आलू हूँ। इतना ही जादुई आलू हो तो इस खेत के ऊपर महल खड़ा कर दो, मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला दो, मेरे घर परिवार को अच्छा बना दो, मेरा खेत बड़ा कर दो, दुनिया जहां की सारी सुख सुविधाएं मेरी झोली में डाल दो। बताओ, कर सकते हो? ये कहकर रामप्रसाद अपने खेत में फैले हुए इधर उधर पौधों को एक तरफ इकट्ठा करने लगता है और जादुई आलू वहां पर अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है। और फिर अचानक से रामप्रसाद बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा खेत था, एक महल था और बहुत सारी चीजें थीं। रामप्रसाद अपने चारों तरफ देख रहा था। दूर दूर तक उसका खेत बड़ा हो चुका था। क्या तुम्हारे नुकसान की भरपाई इतने से हो जाएगी? ये सब क्या है? सच सच बताओ, तुम कौन हो? और अचानक से ये सब कुछ, जो कुछ मैंने मांगा, यहाँ पर सब कुछ है? तो मेरे भाई, मैं इतनी देर से तुमसे यही पूछ रहा था, क्या इतना कुछ बहुत है या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? रामप्रसाद की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इतना मांगा और इतना मिल चुका है उसे। आसपास काम कर रहे किसान भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से रामप्रसाद का खेत इतना बड़ा कैसे हो गया और उसके अंदर इतना सुंदर घर और बाकी सारा सामान भी। तभी कुछ किसान रामप्रसाद के पास आते हैं। अरे भाई, मैं तो हैरान हो गया। अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक से देखा यहाँ पर सब कुछ आ गया। ये कैसे हुआ रामप्रसाद? लगता है तेरी तो किस्मत बदल गई है, अचानक से इतना कुछ मिल गया तुझे। अरे मेरे भाइयों, तुम लोग बोले जा रहे हो, अभी मुझे खुद तो यकीन कर लेने दो कि मुझे इतना कुछ मिल गया है। इनसे मिलो, ये अपने आप को जादुई आलू कह रहे हैं और इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। जब किसानों ने ये बात सुनी तो सबके सब जादुई आलू से कुछ कुछ मांगने लगे। माफ करना दोस्तों, मैं इस तरह किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ उसी को देता हूँ जिसका नुकसान मुझसे गलती से हुआ हो। और हाँ, रामप्रसाद का नुकसान मुझसे गलती से हुआ, इसलिए मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ी। अब तुम जानो और तुम्हारा ये दोस्त रामप्रसाद जाने। मैंने जितना देना था मैं दे चुका। और बताओ रामप्रसाद, तुम्हें कुछ और चाहिए तो? रामप्रसाद सोच में पड़ जाता है। फिर आखिर में वो जादुई आलू से बोलता है, तुमने मुझे जितना दिया इसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अगर तुम मुझे एक चीज और दे सकते हो तो बस इतना, जो कि मैं अपने खेतों में जब भी कोई सब्जी लगाऊं उसकी पैदावार भरपूर हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये कहकर जादुई आलू वहां से चला जाता है और रामप्रसाद बड़ा खुश होता है कि अब उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था, बड़ा घर था। वो भागा भागा गांव की तरफ आता है और सीधा अपने घर आकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने खेतों में ले जाता है। अरे, ये कौन सी जगह है? हमारे गांव में तो पहले कभी नहीं थी। भाग्यवान, ये सब कुछ हमारा अपना है। ये खेत, ये घर, ये सामान, ये सब कुछ हमारा अपना है। लेकिन कैसे? क्या तुम सच कह रहे हो? ये सब कुछ अब हमारा अपना है? हाँ हाँ, सब कुछ हमारा है।
अब बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आता हूँ, और कितने स्वेटर चाहिए मुझे बता, क्या क्या सामान चाहिए वो भी मुझे बता। अब तुम लोगों को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर वहां खड़े हुए किसान रामप्रसाद की किस्मत के बदल जाने पर बड़े हैरान हो रहे थे और मनी मन सोच रहे थे कि काश वो जादुई आलू उनका नुकसान कर देता तो वो भी आज रामप्रसाद जितने अमीर हो जाते। रामप्रसाद स्कूल जाता है और स्कूल की छुट्टी होने पर अपने बच्चों को लेकर अपने घर में आता है, जहां पर सुख सुविधाओं का सारा सामान था। गर्मी लगे तो एसी चले, ठंड लगे तो हीटर, सबके अपने अपने कमरे। इतना सारा सामान था घर में कि एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बाबा, सुबह तक तो हम गरीब थे, अब अचानक से अमीर कैसे हो गए? इसी को ही किस्मत कहते हैं बेटा। कहा जाता है ना कि पल में दुनिया बदल जाती है, हमारी भी दुनिया पल में बदल गई। अरे वाह, मेरा इतना सुंदर कमरा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मैं तो एकदम परी लगूंगी, परी। अब तो रामप्रसाद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपने खेतों में काम करता था और आसपास के अपने किसान मित्रों की भी मदद करता था। उसने जादुई आलू के द्वारा मिली मदद को मेहनत करके दिन रात चौगुना कर बहुत अमीर आदमी बन गया।